हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 के सॉल्यूशंस की बात करेंगे। हम उसमें जितने भी सॉल्यूशंस हैं उस सॉल्यूशंस की बात हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, मैं उसे रीड करता हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कह रहा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन है उसमें कहा है पहले बताओ कि कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा नो सॉल्यूशन है, कौन से हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। यहाँ तक की बात तो ठीक है। उसके बाद बोला इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन का केस हमारे पास दिख जाता है किसी इक्वेशन के अंदर, तो कह रहा है फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो उसके सॉल्यूशंस फाइंड करो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। स्पेशली कहा गया कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से ही आप इसको सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि पैरेलल कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है और नो सॉल्यूशंस कब होते हैं। और हमने पहले बात की है इसके बारे में, तो एक बार हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं इस चीजों को। तो हमारे पास पहला कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशंस कब होता है जब हमारे पास a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कहानी होती है यूनिक सॉल्यूशन की। अगर ये कंडीशन हमें इक्वेशन के अंदर दिख जाती है तो हम कह पाते हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। अच्छा, दूसरी बात पैरेलल, पैरेलल लाइन कह दो, या इसके पैरेलल लाइंस के ही क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन होते हैं ना, नो सॉल्यूशन। जो पैरेलल लाइंस होंगे, दो इक्वेशन अगर पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब ये कि उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो नो सॉल्यूशन इसे कवर करेगा। ठीक है, तो ये कब होता है, a/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये वाली कंडीशन होती है तो हम कह पाते हैं कि इसके क्या एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। दैट मीन्स कि ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगे। और तीसरी बात कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन, जिसे हम लोग कोइंसिडेंट में क्या देखते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये कब होता है, ये हमारे पास जब आता है जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो अगर आपको इतनी सी बात पता है ना, तो मुझे नहीं लगता क्वेश्चन फर्स्ट में आपको कोई प्रॉब्लम होने से रहा। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं और उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला चेक करते हैं। तो हमें इन तीनों को बताने के लिए हमें नीड्स किस किस चीज की, a1, a2, b1, b2, c1, c2, ये बात है। और वो आएंगे कहां से, अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, और नेक्स्ट टाइम से तो आप लोग फिर कंपेयर करके a1 a2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो होता क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यही होता है। कंपेयर करने लगेंगे यहाँ पे, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ a1, y का कोएफिशिएंट b1, c कांस्टेंट। यहाँ से चेक करते हैं ना, इसको इससे और इसको इससे। तो हमारे पास a1 क्या आएगा 1, अच्छा b1 क्या आएगा -3, अच्छा c1 क्या आएगा -3, और यहाँ से a2 क्या होगा 3, और b2 क्या होगा -9, और c2 क्या होगा -2। तो a1 a2 b1 b2 c2 की वैल्यू इजिली हमने फाइंड कर लिया। इसके भी यहाँ पे हम बता पाएंगे कि इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे। नाउ पहले a1/a2 फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, a1/a2 क्या है 1/3, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, b1/b2 भी निकाल दीजिए, b1/b2 -3/-9। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये भी आ जाएगा 1/3, बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ पे देखिए c1/c2, c1/c2 आ गया है तो -3/-2। तो दैट मीन्स कि C1/C2। तो हमने क्या देख लिया कि
A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो हमें दिखा। यहां से हम क्या लिखेंगे कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये दोनों तो हमें इक्वल दिखा, बट ये वाला इक्वल नहीं दिखा, तो यहाँ डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो कौन से कंडीशंस को लेता है ये वाला पैरेलल लाइन? दैट मीन्स कि द लाइन ऑफ दीज इक्वेशंस आर पैरेलल। अगर पैरेलल है तो देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर आर नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि इस इक्वेशन से कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये दोनों लाइन क्या हो चुकी है? पैरेलल, और पैरेलल के सॉल्यूशंस नहीं होंगे। इतनी सी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब नो सॉल्यूशंस है तो इसके आगे की कहानी हमें कुछ करना ही नहीं है। हमें सिर्फ किस कंडीशन में आगे बढ़ना है? सिर्फ किस केस में आगे बढ़ना है? जब यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, उसके बाद हम उसे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड उसमें लगाएंगे। तो पहले वाले की कहानी तो यहीं पे खत्म। तो ये वाला आप लोग समझ गए होंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसे मैं रफ कर देता हूं। और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है ये वाला इक्वेशन। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, अगर सॉल्यूशंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, तो यहाँ से A1 अपॉन A2 क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 अपॉन 3। आप लोग फाइंड कर लीजिएगा A1 A2 B1 B2 क्या है? 2 अपॉन 3। ठीक है, B1 अपॉन B2 क्या आएगा हमारे पास? 1 अपॉन 2 क्या है? 1 अपॉन 2। एक बात तो हमें दिख गई, क्या? दोनों में हमें एक सिमिलरिटी दिख चुकी है कि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये बात ही बताता है किसको? यूनिक सॉल्यूशन। ये बात किसको बताता है? यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि ये दोनों तो दोनों में इक्वल है, तब हमें तीसरा स्टेप लेना पड़ता है। लेकिन यूनिक सॉल्यूशन में हम 2 स्टेप में बता पाएंगे इजिली कि हमारे पास ये यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये यूनिक सॉल्यूशन है, दैट मीन्स ये है कि इसमें मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना होगा। आप कैसे लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? यहाँ लिखते हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अच्छा, क्या होता है? हमने लास्ट टाइम फाइंड करा था, तो क्या था? x अपॉन B1 C2 माइनस C1 B2। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए आप लोग, B2 C1। ठीक है, इक्वल टू y अपॉन C1 A2 माइनस A1 C2। तो C2 A1 लिखिए या A1 C2, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन लास्ट में आप लोग क्या लिखिएगा? A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है, तो ये वाली बात थी। मैंने यहाँ पे 1 2 लिख दिया, आप लोग 2 1 करके लिख लेना, A2 B1। ठीक है, आप लोग मैच कर सकते हैं इस चीजों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं वैल्यू रखना x अपॉन, अगर ये याद नहीं है तो आप लोग उस तरीके से कीजिएगा, क्रॉस करके नंबर्स लिख के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो x अपॉन B1 क्या है हमारे पास? B1 हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई C2 क्या है हमारे पास? इक्वेशन में एक बार इक्वेशन ये रहा, इस इक्वेशन के हम सोल्यूशन निकाल लेंगे, यही तो है यूनिक सोल्यूशन इसी का। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि B1 C2, यहाँ पे क्या है? B1 और C2 हमारे पास कौन सा होगा? C1 और C2। ये इधर आएगा तो माइनस में, ये -8। ठीक है, 8 इधर है, इधर लाके कंपेयर करेंगे तो C2 क्या आएगा? -8। चाहे तो आप लोग वैल्यू निकाल लीजिएगा इजिली, A1 A2 और B1 B2 C1 C2 की। ठीक है, माइनस B2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई C1 -5 इक्वल टू y अपॉन
C1 माइनस 5 मल्टीप्लाई A2 क्या है हमारे पास 3 माइनस C2 हमारे पास माइनस 8 C2 हमारे पास माइनस 8 और मल्टीप्लाई A1 हमारे पास 2, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन A1 और B2, A1 और B2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस A2 B1। मैं आप लोगों को इसलिए दिखा कर रहा हूं ताकि आप लोग खुद भी चीजों को समझ पाए अच्छे से, ठीक है। अब A2 B1 कहाँ है, A2 और B1 मतलब 3 मल्टीप्लाई 1। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। x अपॉन ये माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 10 y अपॉन माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 16 1 अपॉन 4 माइनस 3, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। x अपॉन ये 2 y अपॉन 1 और ये 1 अपॉन 1, ठीक है। अब हमें इसमें क्या चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए, है ना। x और y की वैल्यू बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों तो आपस में इक्वल है। तो हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको इससे इक्वल कर देंगे क्योंकि उधर तो कांस्टेंट है, और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग फॉर फाइंडिंग x फाइंड करने के लिए क्या हुआ, x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, दैट मीन्स कि x इक्वल टू 2। फॉर फाइंडिंग y की वैल्यू फाइंड अगर आप कीजिएगा तो y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो y इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर है। x और y की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं। अच्छा, x और y की वैल्यू एक ही क्यों आई, एक इसकी एक भी यूनिक सोल्यूशन जो होता है वो इंटरसेक्ट पॉइंट, एक इंटरसेक्ट पॉइंट होता है उसका, इंटरसेक्ट पॉइंट ही हमें क्या बताता है, सॉल्यूशंस बताते हैं उसके, ठीक है। तो ये बात आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इसके भी आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर पाओगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुत अच्छे से, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फर्स्ट का 3 क्या कह रहा है कि 3x माइनस 5y 20 और ये हमारे पास 10y 6x माइनस 10y इक्वल टू 40, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसको चेक करना कि ये तीनों में से कौन से कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे A1 अपॉन A2 फाइंड करेंगे। तो ये क्या है 3 अपॉन 6 मतलब 1 अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, B1 अपॉन B2 माइनस 5 अपॉन माइनस 10। माइनस प्लस का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। माइनस प्लस का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे माइनस लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 2 10, इसका भी 1 अपॉन 2 और ये C1 अपॉन C2। ये 20 इधर है ना, इधर आएगा तो माइनस का होगा तो माइनस 20 अपॉन ये 40 है, इधर आएगा तो माइनस का 40 हो, ये कैंसिल 1 अपॉन 2। तो हमने क्या देखा कि तीनों वैल्यू तो बराबर आ चुकी। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। तो इतनी सी बात हमें दिख रही है। तो इस कंडीशन, इन दिस केस, इन दिस कंडीशन the equation has infinitely many solution, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो हमारा काम यहीं पे स्टॉप होगा। क्यों? क्योंकि इसने बोला क्वेश्चन में सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन से काम करना, ठीक है। हमारा मेन मोड होता है क्वेश्चन को सही से समझना। क्वेश्चन में जितना मांगे ना उतना ही दो, उससे ज्यादा मत दो, ठीक है। उससे ज्यादा देने का कोई फायदा नहीं, नुकसान ही है। क्वेश्चन में जितना मांगे उतना दो। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप लोग इसमें तीनों मेथड लगा सकते हो। खुद के प्रैक्टिस के लिए तीनों मेथड से चेक कर लो ताकि प्रैक्टिस आप लोगों का अच्छे लेवल पे पहुंच सके। प्रैक्टिस के लिए तीनों लेवल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान रखिए कि जितनी इन्फॉर्मेशन मांगी जाए उतना ही प्रोवाइड कीजिए। इससे आपका टाइम भी सेफ रहेगा और ज्यादा चीजों को उतना इरिटेशन भी नहीं होगा कि बार बार एक चीज, ठीक है। तो इसका यहीं पे स्टॉप करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन होता तब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं, अदरवाइज नहीं। अच्छा, इसमें चेक कर लेते हैं।
इसमें भी A1/A2 इक्वल टू ये क्या है 1/3। अच्छा B1/B2 -3/-3 क्या आएगा 1, है ना। अच्छा हमने क्या देख लिया, एक बात तो अच्छा यहाँ पे दिख गया हमें कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये बात दिखी कि नहीं। और ये बात क्या होता है, यही तो होता है कि दिस इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या है, इसका यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें स्टेप्स प्रोसीड करना पड़ेगा, आगे की तरफ लेके चलना होगा, ठीक है। और आगे की तरफ लेके अगर चलना है हमें तो हमें क्या करना है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास x/B1 C2 माइनस C2 B2 C1, ठीक है, इक्वल टू y/C1A2 C2 A1, ठीक है, इक्वल टू 1/A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। तो इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखना, यही यूज कर लेना और कुछ नहीं। x/B1 C2 माइनस B2 C1। अच्छा B1 C2 चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, B1 C2 क्या यहाँ पे B1 और C2 ये दोनों मल्टीप्लाई करें -3 मल्टीप्लाई -15, ठीक है, -3 मल्टीप्लाई 15 और माइनस B2 C1 -3 मल्टीप्लाई -7 इक्वल टू y/C1A2, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या रखिएगा C1A2 माइनस C2A1 -15 A1 1/A1 B2 1 मल्टीप्लाई -3 और माइनस A2 B1 3 मल्टीप्लाई। इतनी सी कहानी आप लोगों को समझ गई है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, तो एक स्टेप और कर देता हूँ, तो बाकी आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। माइनस माइनस प्लस 15 3 जा 45, ये माइनस माइनस प्लस तो होगा लेकिन इस माइनस से फिर माइनस हो जाएगा, तो 7 3 जा 21 इक्वल टू y/ ये माइनस का 21 और माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल टू 1/ माइनस का 3 और प्लस 9, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा एक स्टेप और, फिर इसको इसके इक्वल में और इसको इसके इक्वल में, एक्स और वाई की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट के 4 क्वेश्चन थे आप लोगों का, और हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, और इसे आप लोग राइट कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना। और देखिए बेसिक का कितना अच्छा इफेक्ट पड़ता है क्वेश्चन पे, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अगर हमारी चीजें पीछे की 1 बाय 1 अगर क्लियर है ना, तो हम क्वेश्चंस में बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बोला गया कि फॉर विच वैल्यू ऑफ ए, कह रहा है कि ए के किस वैल्यू के लिए डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये तो हमारे पास पहला, ठीक है, ये तो पहले के लिए। दूसरे में उसने क्या बोला है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हमें दिखाना इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और दूसरे में नो सॉल्यूशंस। बुक आपके पास होंगे तो आप बुक में भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग यहाँ समझने पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। तो बोला गया है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन कि ए के किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि हमें A1, B1, C1, A2, B2, C2 की वैल्यू निकाल लेनी है।
अच्छा A1 हमारे पास क्या होगा 2, B1 हमारे पास क्या होगा 3, C1 हमारे पास क्या होगा, C1 में इधर से कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में RHS में नहीं होता है C1, स्टैंडर्ड फॉर्म में LHS में C1 होता है। A1 B1 C1 सारे कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं, LHS में। RHS में सिर्फ 0 होता है, तो इसको इधर लाके हम लोग C1 बोलेंगे, है ना। तो ये यहाँ प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 7, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। A2 हमारे पास A माइनस बी, A2 हमारे पास क्या A माइनस बी, एक्स को छोड़ के बाकी जो भी उसके साथ कोफिशिएंट में है मल्टीप्लीकेशन में वो हमारा क्या हो जाएगा A2। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बेहतर समझ सकते हो कि B2 क्या होगा A प्लस बी। ठीक है, और अब मैं C2 की अगर बात करूं, C2 मैंने क्या कहा था, ये सारे इधर है ना, इधर से मैं कंपेयर नहीं करूंगा, इसको पहले इधर लाऊंगा, तो ये सारा इधर लाऊंगा तो माइनस में 3A प्लस बी माइनस 2 ये हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बोला क्या है कि कंडीशन क्या दी गई, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की। लिखेंगे हम कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू फाइंड कर ली है, और अब यहां से हमें क्या करना है कि बोला गया वहां पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशंस क्या होती है, कंडीशन क्या होती है हमारी, यही तो होती है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, यही तो कंडीशन होती है। वैल्यू पुट कर देते हैं A1 अपॉन A2, दैट मीन्स कि 2 अपॉन A माइनस B इक्वल टू B1 है ना, B1 क्या हमारे पास 3 अपॉन A प्लस B। अच्छा C1 क्या हमारे पास माइनस, कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की तरह दिख रहा होगा, तो हमें क्या करना है, एक बार इसको इसके बराबर रख देना और एक बार फिर इसको इसके बराबर रख देना। ठीक है, तो यहां से हमारे पास दो इक्वेशन आएंगी, तो 2 अपॉन A माइनस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3A प्लस बी माइनस 2, ये पहली बात। अच्छा दूसरा इक्वल हमारे पास ये रहेगा A प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3A प्लस बी माइनस 2, आपस में सारे इक्वल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डायरेक्ट कर देता हूँ, इसको इससे इसको इससे 3 2 जा 6A प्लस 2B माइनस 4 इक्वल टू 7A माइनस 7B। इतनी सी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अच्छा 6A प्लस 2B माइनस 7A और प्लस 7B इक्वल टू 4। कुछ नहीं करा मैंने, बस इन दोनों को उठा के इधर रख लिया और इन दोनों और माइनस 4 को उधर शिफ्ट कर दिया है, तो इधर माइनस था तो उधर क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा A वाले को सॉल्व कर ले तो ये माइनस A और इनको भी प्लस ऐड करेंगे 9B इक्वल टू 4, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 3 जा 9A प्लस 3B माइनस 6 इक्वल टू 7A प्लस 7B। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 9A माइनस 7A प्लस 3B माइनस 7B इक्वल टू 6, इन दोनों में कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग तो 2A बचेगा, इसमें माइनस 4B इक्वल टू 6, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो यहां से करेंगे 4 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देख लेते हैं, हमारे पास क्या होगा, ये माइनस A प्लस 9B
इक्वल टू 4 और दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। अब यहाँ पे बात आ गई कि सर हमारे पास तो 3 मेथड है, हम कौन सा मेथड लगाएं। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम। तो बहुत सीधी सी बात यह है कि यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन सा एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं? एक्सरसाइज 3.5 जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आप क्या कीजिएगा, एग्जाम में अगर आता है आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलता है वहां पे, तो जो मन करे आपका ना, जो मेथड आप लोगों को लगे ना, अगर नहीं बोला गया हो तो, अगर नहीं बोला गया हो क्वेश्चन में कि इस मेथड से स्पेसिफाइड नहीं किया हो, तो आप लोग जो मन करे मेथड वो लगा दो तीनों में से। और मैं तो आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें आप लोग एलिमिनेशन मेथड लगाइए, इजिली फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से कीजिएगा, मैं यहाँ पे आंसर निकाल देता हूँ एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है, ताकि इजिली जल्दी से यहाँ पे निकाल दें। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आप लोगों को पता ही है कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, और करके हमारे पास ये माइनस 2a प्लस 18b इक्वल टू 8, 2a माइनस 4b इक्वल टू 6, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बच गया? ये हमारे पास 14b इक्वल टू 14, b इक्वल टू 14 अपॉन 14 दैट मीन्स 1। तो b क्या आएगा? 1। अगर b 1 है तो x क्या आएगा? और सॉरी b 1 है तो a क्या होगा? a फ्रॉम इक्वेशन 1, कोई सा भी इक्वेशन ले लीजिए, उसमें पुट कर देंगे। ये माइनस a है ना, माइनस a प्लस 9b इक्वल टू 4। यहाँ पे आप a की वैल्यू b की वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस a प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4, माइनस a इक्वल टू 4 माइनस 9, तो a इक्वल टू माइनस 5, a की वैल्यू 5। अच्छा, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 पे इस इक्वेशन की जो सॉल्यूशन होंगी वो क्या होंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगी। अगर आप लोग a और b की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दोगे ना, तो आप लोगों को तब आप लोग ऐसे a1 b1 c1 निकालोगे तो सारे क्या निकलेंगे? इक्वल। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का चेक करने का एक और भी तरीका है। तरीका क्या है? अगर यहाँ पे 2 है और इसके मल्टीपल्स यहाँ दिखे, इनके मल्टीपल्स दिख जाए यहाँ पे, तो इजीली आप लोग कह सकते हो ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। कैसे? यहाँ पे 2 है, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 4x, यहाँ 2x है, यहाँ अगर 4x हो जाता है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 6x हो जाता है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14 हो जाता है, तो ये सारे क्या है? एक ही नंबर के अगर मल्टीपल दिख जाए हमें, तो हम इजिली कह पाएंगे कि ये क्या है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। जैसे मैं आप लोगों को एक लिख भी देता हूँ, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 3x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, 9x प्लस 6x प्लस इक्वल टू 0। मैं बोलूंगा कि बताओ इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो अगर आप लोग देख पा रहे हो सही से, तो ये क्या है? 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 8 3 जा 24। तो अगर ऐसे कंडीशन दिखते हैं तो आप लोग डायरेक्ट भी कह सकते हो कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू आ चुकी है, तो हम इसे जल्दी से नोट कीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 इसका डिस्कस कर लेते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 2, वो अभी हमने क्वेश्चन दूसरे का क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, मतलब कि के की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा बहुत ध्यान से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे a1 की वैल्यू देखेंगे, क्या है? 3, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -1, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, a2 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 2k - 1, b2 की वैल्यू k - 1 और c2 की वैल्यू -2k + 1, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमने निकाल लिया। तो अब यहाँ लिखेंगे 4 कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। अच्छा, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2।
ठीक है। तो बहुत ध्यान से इस बात को देखिएगा कि हमें के की वैल्यू निकालनी है कि कौन सी वैल्यू पे ये नो सॉल्यूशन होगी, तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे। अगर पूछता है कि के की किस वैल्यू ना होने, कौन सी वैल्यू ना होने पे ये नो सॉल्यूशन होगा, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं के डज नॉट इक्वल टू पे। ठीक है, पूछ लेता है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि ये पूछ लेगा कि ऐसी कौन सी के की वैल्यू है जिसपे ये नो सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये वाला निकालेंगे। अब इसमें पूछा है कौन सी के की वैल्यू है जिसपे ये नो सॉल्यूशन होंगी, तो ये वाला निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो a1 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1, ठीक है, इक्वल डज नॉट इक्वल टू -1/- 2k + 1। ये मैंने लिख दिया लेकिन इसकी जरूरत है नहीं, तो हमें सिर्फ बात करनी है इसकी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1, 3k - 2k इक्वल टू -1 + 3, और यहाँ से k इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू अगर 2 हो जाती है इस इक्वेशन में, तो ये जो हमारे पास जो सॉल्यूशन इसके आएंगे वो कैसे आएंगे, नो सॉल्यूशन। दैट मीन्स कि इसकी जब ग्राफ बनेगी तो वो क्या कैसा बनेगा, वो पैरेलल लाइन होंगी, दोनों क्या होंगी, पैरेलल लाइन। ठीक है, तो के की किस वैल्यू के लिए, के की वैल्यू अगर 2 होता है तो पूछ लेता कि के की किस वैल्यू के लिए ये नो सॉल्यूशन नहीं है, तो हम के डज नॉट इक्वल टू पे निकाल लेते, इन दोनों को सॉल्व कर लेते, देखते के की वैल्यू क्या है, तो के की उस वैल्यू पे हम बता पाते कि ये नो सॉल्यूशन नहीं होगा, अदरवाइज दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली बात आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन में वही कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन निकालो। तो ये डू योरसेल्फ, ठीक है, ये आप खुद से कीजिएगा। और बाकी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो बचा वो वर्ड्स प्रॉब्लम है, उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे और चीजों को समझेंगे, जानेंगे कि हाँ क्या चीज है तो कैसे होगा, कौन सी बातें किस तरीके से हमें डील करनी है, वो सारी बातें हम वहां पे बहुत अच्छे तरीके से करने लग रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।